हेलो एवरीवन, ये हमारी किडनी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। ठीक है, इसे हम और क्या कहते हैं, एक्यूट प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, इसके दो नाम हैं, एक्यूट प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और दूसरा है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब आप इसे दूसरे क्वेश्चन से कंफ्यूज मत करना, जिसका नाम होता है रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, सिर्फ एक ही वर्ड का चेंज है, एक्यूट और रैपिड, तो उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना वो क्या पूछ रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं एज, कौन सी एज में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है। चिल्ड्रन में 2 to 14 ईयर्स, अडल्ट में मोर देन 40 ईयर्स। ऑनसेट देख लेते हैं, 1 to 2 वीक्स आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। इसके नाम में ही लिखा है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो इससे ये ऑब्वियस हो गया कि ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होने के बाद होगा। ठीक है, कितना बाद होगा, 1 to 2 वीक्स आफ्टर। ठीक है, दूसरा प्रेजेंट एज स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंगाइटिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस इम्पेटिको। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंगाइटिस जो होता है वो सोर थ्रोट कराता है, हमने माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा है। और स्ट्रेप्टोकोकल इम्पेटिको जो होता है वो स्किन का इन्फेक्शन होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन ये होगा, उसके बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा वो किडनी का होगा, जो हम अब पढ़ रहे हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी मतलब कि कोई इन्फेक्शन या फिर कोई इलनेस पर्टिकुलर उस ऑर्गन में पहली बार हुई, जैसे कि लंग्स का कोई इन्फेक्शन हुआ और वो लंग से ही शुरू हुआ तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी लंग इन्फेक्शन। ठीक है, और अगर कोई इन्फेक्शन पहले यूटीआई का कोई इन्फेक्शन था, वो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होके लंग्स में आ गया और वहाँ इन्फेक्शन करने लगा, तो हम इसे कहेंगे सेकेंडरी लंग इन्फेक्शन। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। और इस केस में जो हम अब पढ़ रहे हैं इसमें एग्जाम्पल होगा, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो किडनी का है और प्राइमरी इन्फेक्शन ये दोनों चीज़ों का हो सकता है, फेरिंगाइटिस का और इम्पेडिको का। क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस मैंने एक फ्लोचार्ट फॉर्म में लिखी है, तो ये ताकि आपको पढ़ने में और एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देती हूँ। सबसे पहले होगा प्राइमरी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ फेरिंगाइटिस या फिर इम्पेटिको, इन दोनों में से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ, सेकेंडरी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, जिसमें क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन विद ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस टाइप 1241। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के साथ पेशेंट आएगा तो वो क्या हिस्ट्री देगा कि मुझे इन्फेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का। ये वो नहीं बताएगा, ये हमें निकालना पड़ेगा उसकी हिस्ट्री से कि उसको सोर थ्रोट तो नहीं था, कोई स्किन इन्फेक्शन तो नहीं था। ठीक है, उससे। और ये पर्टिकुलर टाइप कौन कौन से होगा इसमें, 12, 4 और 1। इसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन एंड डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इन ग्लोमेरुलाई। इसकी वजह से फॉर्मेशन होगा और डिपोजिशन होगा इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का ग्लोमेरुलाई में। ग्लोमेरुलाई में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होंगे। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो उस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं ग्लोमेरुलाई में आके। ठीक है, अब इसके लिए एंटीजन कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, तो 2 एंटीजन होते हैं जो इस चीज़ को करवाते हैं। उसमें पहला है स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन बी, SPEB, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। सेकेंड है स्ट्रेप्टोकोकल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, GAPDH। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन MCQ में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा एंटीजन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि फॉर्मेशन और डिपोजिशन तो हुआ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का ग्लोमेरुलाई में, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 मैंने पॉइंटर लगाए हैं यहाँ पे, उसमें से पहला है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने मिलेगी। और दूसरा है एंटीबॉडी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस जो होगा IgG होगा, और एंटीबॉडी अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस जो होगा वो IgA होगा। ठीक है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है तो IgG एंटीबॉडी देखने मिलेगी, और स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन है तो IgA एंटीबॉडी देखने मिलेगी। अब हम देख लेते हैं एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन और इम्यूनोलॉजिकल बेसिस। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, वैसे तो ये हम पैथोलॉजी के साथ ही लिखेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चला कि इम्यूनिटी हमारी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, वो उस चीज़ को देखने के लिए तो हमें पैथोजेनेसिस में ही लिखना पड़ेगा।
ठीक है, अलग से भी पूछा जा सकता है कोई हेडिंग के अंदर, या फिर पैथोजेनेसिस में तो आपको लिखना ही है ये। इसमें हमें क्या क्या देखने मिलेगा, एलिवेटेड एंटीबॉडी टाइटर। ठीक है, पहला हमें देखने मिलेगा एलिवेटेड एंटीबॉडी टाइटर, जिसमें आएगा ASO, एंटी डीएनएज बी, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एंटी निकोटिनाइल एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और लास्ट है एंटी हाइलुरोनिडेज। ठीक है, ये हमें इसके एंटीबॉडी टाइटर्स जो है वो देखने मिलेंगे। सेकंड है हाइपोकॉम्प्लीमेंटेमिया। इसके नाम को ब्रेक करके पढ़ो। हाइपो मतलब कम, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे के हम पढ़ते थे ना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है, तो कॉम्प्लीमेंट वहाँ से आया है। ठीक है, और टेमिया मतलब, मिया मतलब ब्लड। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स की जो है ना कमी हो गई है ब्लड के अंदर। ठीक है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट इन ग्लोमेरुलर डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो डिपॉजिट हो रहे थे ग्लोमेरुलाई में, तो ब्लड में तो ऑब्वियस है कि कम हो जाएगा। थर्ड है एंडोस्ट्रेप्टोसिन। एंडोस्ट्रेप्टोसिन जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक एंटीजन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, ये भी हमें देखने मिलेगा। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट किस में होता है, चिल्ड्रन में, क्योंकि आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि चिल्ड्रन में कितने सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं और अडल्ट्स में कितने कम है। ठीक है, तो चिल्ड्रन के क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो पहला है एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, दैट इज इंटरमिटेंट हेमाटूरिया। ठीक है, उसको इंटरमिटेंट हेमाटूरिया होगा। रेड सेल्स के कास्ट देखने मिलेंगे, माइल्ड प्रोटीन्यूरिया होगा, हाइपरटेंशन, ओलिग्यूरिया, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, दैट इज इंटरमिटेंट हेमाटूरिया, रेड सेल कास्ट, माइल्ड प्रोटीन्यूरिया, हाइपरटेंशन, ओलिग्यूरिया, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। ठीक है, फिर इसके बाद अडल्ट्स में देख लेते हैं। तो अडल्ट्स में क्या होगा, सडन हाइपरटेंशन देखने मिलेगा, दूसरा एडिमा देखने मिलेगा, और तीसरा एजोटेमिया। एजोटेमिया क्या होता है कि यूरिया या फिर अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है, क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि ये किडनी की डिजीज़ है, किडनी खराब हो गई है, तो क्या होगा कि यूरिया और अदर नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे अच्छे से। जब वो एक्सक्रीट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली उनका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। अब देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होगा। पहला है डेवलपमेंट ऑफ रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये धीरे धीरे क्या किस में डेवलप हो जाएगा, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। दूसरा क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रॉनिक भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो अपन पढ़ रहे हैं उसका नाम में क्या था, एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड है यूरेमिया, यूरिया जो है वो ब्लड में बढ़ जाएगा। फोर्थ है क्रॉनिक रीनल फेलियर, अल्टीमेटली किडनी की कोई डिजीज़ है तो क्या होगा, रीनल फेलियर तो होना ही है अगर उसको ढंग से ट्रीट ना करे तो। अब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से देखना। सबसे पहला है ग्रॉस, सिमेट्रिकली एनलार्ज्ड किडनी देखने मिलेगी, मतलब जैसी किडनी है वैसा का वैसा बड़ी हो गई। ठीक है, कोई भी उसके आउटर शेप और स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया। वेट डबल हो गया। ठीक है, सेकेंड है सेक्शन, अगर हम उसका सेक्शन काटेंगे, किडनी को बीच में से काट देंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा, पिटेचियल हेमोरेज इन कॉर्टेक्स, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक फ्ली बिटन किडनी। ठीक है, पिटेचियल हेमोरेज मतलब कि छोटे छोटे स्पॉट्स देखने मिलेंगे हेमोरेज के कहीं कहीं पे। इसका कैरेक्टरिस्टिक नाम क्या होता है, फ्ली बिटन किडनी। ठीक है, सेकेंड है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देख लेते हैं। तो पहला हम देखेंगे ग्लोमेरुलाई को। ग्लोमेरुलाई जो होगी वो होगी एनलार्ज्ड और हाइपर सेलुलर। ठीक है, इसमें आएगा एक्यूट प्रोलाइफरेटिव लेजन और एक्यूट एक्सूडेटिव लेजन, दो तरह के लेजन हमें ग्लोमेरुलाई में देखने मिलेंगे। एक्यूट प्रोलाइफरेटिव लेजन, अब कोई चीज़ प्रोलिफरेट होगी तो उसमें क्या होगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा। कौन सी सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, मेसेंजियल, एंडोथीलियल और एपिथीलियल सेल्स का। ठीक है, दूसरा कौन सा लेशन था, एक्सूडेटिव लेशन। एक्सूडेट्स के बारे में हमने पढ़ा है ना, एक्सूडेट और ट्रांस्यूडेट, तो वो वाला एक्सूडेट है। तो एक्सूडेट कब निकलेगा, जब पॉलीमॉर्फ मोनोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, सेकेंड है स्वेलिंग एंड हाइलिन डिपॉजिट इन ट्यूबुलर सेल्स। स्वेलिंग होगी और हाइलिन का डिपोजिशन होने लगेगा ट्यूबुलर PCT DCT सेल्स में। ठीक है,
थर्ड जो है वो है प्रोलिफरेशन ऑफ पेराइटल सेल लाइनिंग द बोमेंस कैप्सूल फॉर्मिंग क्रीसेंट। ठीक है, ये वाला डायग्राम मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आप ये डायग्राम देख सकते हैं जो कि राइट साइड पे है। इसमें ये मैंने बोमेंस कैप्सूल बनाया है जिसके अंदर ऊपर में पोडोसाइट्स हैं। आपने देख लिया पोडोसाइट्स का है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो ब्लू कलर की ढेर सारी सेल्स हैं वो है पेराइटल सेल्स। उनका क्या हुआ है, प्रोलिफरेशन हो गया है। ठीक है, पेराइटल सेल्स और पोडोसाइट्स के अलावा हमें क्या देखने मिल रहा है, फाइब्रिन। ठीक है, तो पेराइटल सेल्स का जो प्रोलिफरेशन हुआ है, अगर हम उसे रेड कलर से मैंने जो मार्क किया है उस लाइन को अगर हम ट्रेस करें तो वो कैसा दिख रहा है, क्रीसेंट शेप का दिख रहा है। ठीक है, हाफ मून शेप का। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, प्रोलिफरेशन ऑफ पेराइटल सेल्स लाइनिंग द बोमेंस कैप्सूल फॉर्म्स क्रीसेंट। ठीक है, फोर्थ जो है इंटरस्टिशियल एडिमा एंड ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन देखने मिलेगा। इंटरस्टिशियम में क्या होगा, एडिमा हो जाएगा और ल्यूकोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन होने लगेगा। इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे तो हमें ग्रैनुलर डिपॉजिट ऑफ IgG, IgM एंड C3 इन द मेसेंजियम देखने मिलेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हम्स ऑन द एपिथेलियल साइड ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन डेंस इरेगुलर डिपॉजिट्स ये देखने मिलेगा। क्या होगा कि जो एपिथेलियल सेल्स होती है ना बोमेंस बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो एपिथेलियल साइड होती है उसमें ना डिपोजिशन हो जाता है कॉम्प्लेक्सेस का, तो उसकी वजह से वो हम्स आ जाते हैं, वो उठा सा हो जाता है। ठीक है, सेल्स जो होती है वो उठ जाती हैं बीच में से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नोन एज लंपी हम्पी अपीयरेंस होता है। अभी कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है यार माइक्रोस्कोपी वाली की हमें याद ही करनी पड़ती हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं डायग्नोसिस जो है ना, ये आप लिख सकते हो आपका आंसर ताकि लेंथी हो जाए, और इसमें सारी वही चीज़ें जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला डायग्नोसिस हम करेंगे ब्लड का। तो ब्लड में हम क्या देखते हैं, एंटी डीएनएज एंटीबॉडी, ASO टाइटर, तो ASO एंटीबॉडी देखेंगे, और डिक्रीज C3 प्रोटीन, क्योंकि C3 प्रोटीन कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ग्लोमेरुलाई में, तो ब्लड में तो ऑब्वियस है उसका लेवल कम हो जाएगा। सेकेंड है यूरिन में जब अपन एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें देखने मिलेगा प्रेजेंस ऑफ RBC कास्ट। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ डिसमॉर्फिक RBC। थर्ड, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, ये सब चीज़ें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। थर्ड, हम अगर करेंगे रीनल बायोप्सी तो हमें क्या देखने मिलेगा, सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोपी, ऑल ग्लोमेरुलस आर अफेक्टेड, हाइपरसेलुलैरिटी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट होंगे, सब एंडोथीलियल, इंट्रामेम्ब्रेनस एंड सब एपिथेलियल हम्स। सब एपिथेलियल हम्स जो होता है वो स्पेसिफिकली ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे तो ग्रैनुलर अपीयरेंस होगा IgG और C3 का। इसके अलावा स्टारी स्काई और लंपी बम्पी अपीयरेंस देखने मिलेगा। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, और तीसरा मिनिमल चेंज रिकरेंस। चिल्ड्रन में 90% जो है वो रिकवर हो जाते हैं और अडल्ट्स में 60% रिकवर हो जाते हैं, और रेस्ट जो रिकवर नहीं होते हैं वो RPGN पे प्रोग्रेस कर जाते हैं। अब लास्ट हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम बनाने के अलग से ही मार्क्स होते हैं, ये तो आपको एनएट का पेपर देके पता ही चल गया होगा। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर आएगा तो आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाना है। तो इसमें सबसे ऊपर वाली लेबलिंग से हम शुरू करते हैं। टेब्यूल्स दिखा देना, PCT DCT स्पेसिफाइड नहीं करोगे तो चल जाएगा क्योंकि वो ऊपर से देखने में तो एक जैसे ही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा मेसेंजियल सेल्स का प्रोलिफरेशन देखने मिलेगा। मेसेंजियल सेल्स देख लो एक बार ध्यान से, मैंने बनाई है, जिसके बाहर की बॉर्डर जो थोड़ी सी ऐसे इरेगुलर सी है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स देखने मिलेगा, अपन ने ऊपर पढ़ा था। इसके अलावा एंडोथेलियल सेल्स की स्वेलिंग और प्रोलिफरेशन देखने मिलेगी। ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स की स्वेलिंग और प्रोलिफरेशन, इसकी वजह से क्या होगा, एंडोथेलियल सेल जब स्वेल करेगी और प्रोलाइफरेट मतलब अपना नंबर बढ़ाएगी तो उससे क्या होगा, ऑब्लिटरेशन ऑफ कैपिलरी हो जाएगा, कैपिलरी जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमें देखने मिलेगा हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलस। मैंने ये डायग्राम जिस बुक से लिया है उसमें ये ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत सारे सेल्स थे, पर मैंने कम बनाए हैं ताकि थोड़ा डायग्राम नीट एंड क्लीन दिखे।
इसके अलावा ग्लोमेरुलस की बाहर वाली जो कवरिंग है उसका नाम क्या होता है, विसरल एपिथेलियल सेल। ठीक है।